क्वेरी वगैरह आ जाएगी ना अपना यहाँ पर चैट पे। ओके, स्टार्ट करें या वेट करें? Good morning, all of you. My name is Rambabu Buri, and today we discuss about the advanced Java, and some topics are included from the RPSC Programmer Vacancy 2023. First topic is JSP, Java Server Page. Okay, तो हम बात करने वाले हैं बेटा आपके जावा प्रोग्रामर वैकेंसी 2023 के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले टॉपिक की हम बात करेंगे जावा सर्वर पेज की। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो है इस स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में क्या है, एडवांस जावा में जो सिलेबस दे रखा है प्रोग्रामर की वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो सिलेबस में केवल इतना ही है कि आप लोग यहां पर बात करते हैं इंट्रोडक्शन। एक बेसिक पार्ट हमें आपको बताना है, इंट्रोडक्शन टू जेएसपी, यानी जावा सर्वर पेज का आपको इंट्रोडक्शन देना है। आरएमआई रिमोट मेथड इन्वोकेशन के बारे में आपको डिस्कस करना है। जावा एप्लेट्स प्रोग्रामिंग के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया आपको देना है। दूसरा लास्ट टॉपिक हमारा है सर्वलेट, यानी इन चार टॉपिक को मिला के आपको एडवांस जावा का जो सिलेबस है प्रोग्रामर में कवर किया गया है। ठीक है, हम इनको वन बाय वन कवर करेंगे। यहां पर अकॉर्डिंग टू जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, आरपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा जो पार्ट है वो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट है, बट हम इसको वन बाय वन क्या करेंगे, वन बाय वन हम वन बाय वन इसको कंप्लीट करेंगे, यानी एक एक्सप्लोर इसको पूरी तरह से बहुत ही अच्छे वे में इसको लेके जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर। अब इन टॉपिक्स के कवर होने के बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे और अकॉर्डिंग टू एग्जाम, अकॉर्डिंग टू आवर आरपीएससी प्रोग्रामर वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपके एमसीक्यूज होंगे, जो भी एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन जेएसपी। जेएसपी यानी जावा सर्वर पेज। आपने बहुत सारी चीजें कोर जावा में, बेसिक कंसेप्ट जो है वो कोर जावा में कवर कर लिए हैं। ठीक है, लेकिन हम बात करने वाले हैं एडवांस जावा में। कोर जावा के टॉप पर जो डेवलपमेंट हुआ है वो हुआ है एडवांस जावा का। ठीक है, और एडवांस जावा में बहुत सारी चीजें जो है वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए एडवांस जावा का यूज किया गया है। तो वेब बेस्ड के एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए, आपको क्रिएट करने के लिए जावा सर्वर पेज के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। हम बात करने वाले हैं यहां पर कोई टेक्निकल चीजें हम नहीं करने वाले हैं, हम अकॉर्डिंग टू एग्जाम आपके बात करेंगे। यहां पर कोई आपका डेवलपमेंट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू एग्जाम हम चलने वाले हैं, वन बाय वन चलने वाले हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप यहां पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमारे साथ में जुड़े हैं पवन कुमार। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है? पवन एक बार चैट बॉक्स में आप मैसेज डाल के बता सकते हैं। ओके, तो हम बात करने वाले इंट्रोडक्शन टू जेएसपी जावा सर्वर पेज की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेएसपी टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस। यानी आप जब बात करते हैं कि जावा सर्वर पेज का यूज कहां होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो क्वेरी बनेगा। यहां पर क्वेश्चन की बात आती है, तो क्वेश्चन में आपका जो क्वेरी बनेगा वो ये बनेगा कि जो इसका यूज कहां किया जाता है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं कि इसका यूज कहां किया जाता है, तो वो यूज किया जाता है क्रिएट ए वेब एप्लीकेशंस। तो पहला ही जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन आपसे पुटअप होगा कि जेएसपी का यूज कहां पर किया जाता है, और मल्टीपल टाइप के ऑप्शंस आपके पास में होंगे। पहला ऑप्शन हो सकता है कि आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन, दूसरा ऑप्शन हो सकता है आपका डायनामिक पेज, तीसरा हो सकता है आपका वेब एप्लीकेशन,
और चौथा ऑप्शन हो सकता है, ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन में होगा आपका बी एंड सी। अगर हम बात करें यहां पर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को अगर हमने कनेक्ट कर दिया है थ्रू द सर्वर, ठीक है, तो वो अब चेंज हो गया है, वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं रहा है, वो हमारा चेंज हो गया है किसमें, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में। किसमें चेंज हो गया है, वेब बेस्ड एप्लीकेशंस में। अब हम बात करते हैं, ये ऑप्शन तो हमारा खत्म हो जाता है, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से हम चलेंगे। दूसरा ऑप्शन हम बात करते हैं डायनामिक पेजेस। डायनामिक पेजेस का मतलब किस टाइप के पेजेस, वेबसाइट के पेजेस हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के पेजेस हो सकते हैं, समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां पर डायनामिक पेजेस में हमारे पास में क्लियरिटी नहीं है। हालांकि हम बात करते हैं कि डायनामिक पेजेस को आप कंसीडर कर सकते हैं किसमें, वेब एप्लीकेशंस में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ओनली डायनामिक पेजेस लिखा है। तो किस टाइप के पेजेस, एचटीएमएल पेजेस हो सकते हैं, सीएसएस के पेजेस हो सकते हैं, तो यहां पर कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, डायनामिक ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। लास्ट ऑप्शन एप्लीकेशंस, तो यहां पर जेएसपी का जो मेनली यूज किया जाता है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। दूसरा हम बात करते हैं कि कंफ्यूजन कहां होता है, कि डायनामिक पेजेस से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है कि डायनामिक वेब पेजेस, तो जो वेब पेजेस, अगर यहां पर लिख देता वेब पेजेस, अगर यहां पर लिख देता, मेंशन कर देता वेब पेजेस, तब हमारा ऑप्शन चेंज होकर क्या हो जाता, बी एंड सी। तब ऑप्शन क्या हो जाता, बी एंड सी, क्योंकि वेब पेजेस हम बात करते हैं वेब एप्लीकेशन ही होती है। वेब पेजेस क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशन ही होती है। बट अगर हमारे पास में अगर वेब नहीं लिखा हुआ, सिंपल डायनामिक पेजेस लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन होगा ओनली सी। क्लियर है बेटा आपको, पवन समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जस्ट लाइक सर्वलेट टेक्नोलॉजी, ये जो जेएसपी का यूज किया जाता है, तो हम बात करने वाले हैं यहां पर, ये एक तरीके से सर्वलेट टेक्नोलॉजी होती है जो सर्वर बेस्ड, सर्वर पर वर्क करती है। सर्वलेट टेक्नोलॉजी होती है जो सर्वर पर बेस्ड होती है, उसी के टॉप पर जेएसपी को क्रिएट किया गया है। और जेएसपी का अदर अगर नेम की बात करें, तो यहां पर इसको बोल सकते हैं जकार्ता, आप इसको बोल सकते हैं जकार्ता भी बोल सकते हैं, और जावा सर्वर पेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। यहां पर अगर जेएसपी वहां पर ऑप्शन में नहीं आता है और आपको पूछ लेता है कि जकार्ता सर्वर पेज का यूज कहां किया जाता है, तब भी आपको आंसर देना है वेब एप्लीकेशंस। और ये जो जकार्ता है, यह जावा सर्वर पेज है, इसका क्रिएशन हुआ है किसके ऊपर, टॉप पर, सर्वलेट टेक्नोलॉजी। यानी बिफोर जेएसपी हमारे पास में कौन सी टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी, सर्वलेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी। इट कैन बी थॉट एज एन एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट, यानी यहां पर हमने बात की है एक्सटेंशन ऑफ सर्वलेट, यानी और कुछ नहीं है, ये जो जकार्ता या जावा सर्वर पेज है, ये इसी का एडवांस वर्जन है। एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट, ठीक है। यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट। ओके, कितना क्लियर हुआ बेटा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिकॉज इट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनलिटी। अब ये जब भी हम एडवांस वर्जन की बात करेंगे, कहीं पर भी एडवांस वर्जन की आप बात करते हैं, तो वहां पर एडवांस वर्जन के साथ में क्या आ जाता है, मोर फंक्शनलिटी के साथ में आता है। अब मोर फंक्शनलिटी है किसमें, हमारे पास में जेएसपी में। कंपैरिजन करें किससे, देन सर्वलेट। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन पुट अप हो सकता है एमसीक्यूज में कि आपका जो जेएसपी एडवांस वर्जन है किसका,
सर्वलेट का। तो सर्वलेट में क्या है, यानी सर्वलेट में और इसमें डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्वलेट एंड जेएसपी। ठीक है, अभी इतना ध्यान रखें कि जो हमारा जेएसपी है एक एडवांस वर्जन है सर्वलेट का, सर्वलेट टेक्नोलॉजी का, यानी सेम सर्वलेट टेक्नोलॉजी की तरह ही हमारा जेएसपी काम करता है। तो यहां पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यूज कहां पर किया जा सकता है, तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जाता है वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। थोड़ा सा घुमाएगा और ये क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड्स मोर फंक्शनलिटी देन सर्वलेट सच एज एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो यहां पर मोर फंक्शनलिटी कौन कौन सी इंक्लूड की गई है, पहला आपका हो गया एक्सप्रेशन लैंग्वेज, दूसरा हो गया है आपका JSTL यानी जावा सर्वर पेज स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज, और भी बहुत सारी फंक्शनलिटी है जिनको हम इंक्लूड करने वाले हैं, लेकिन मेनली 2 टाइप्स की फंक्शनलिटी यहां पर इंक्लूड की गई है। ठीक है, किसमें, जेएसपी में। यानी कुल मिला के हम बात करते हैं कि सर्वलेट में ये वाली टेक्नोलॉजी एक्सप्रेशन लैंग्वेज और JSTL की फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं थी, इसी को एडवांस करके हमने किसमें ऐड कर दिया है, आपके जेएसपी में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ए जेएसपी पेज कंसिस्ट ऑफ HTML टैग एंड जेएसपी टैग। यानी जेएसपी पेज यानी जावा सर्वर पेज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई है। तो पहली बात करते हैं कि कोई भी जेएसपी पेज, मेरे पास में एक पेज बनाया गया है जिसको मैं बोल सकता हूं जेएसपी पेज, ये मेरे पास में जेएसपी पेज है। तो इस जेएसपी पेज में जो कोड राइट होंगे वो कोड किस किस में, कौन कौन सी लैंग्वेज में, कौन कौन से टैग्स उसका यूज करेंगे। तो सबसे पहला होगा HTML टैग और दूसरा होगा JSP टैग। जिस टाइप से हमारे पास में HTML टैग्स होते हैं उसी टाइप से आपके यहां पर JSP टैग्स होते हैं, जावा सर्वर पेज के टैग्स होते हैं। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इससे तो आप भली बात इसको जानते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं द JSP पेज आर इजियर टू मेंटेन देन सर्वलेट। अगर हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो पहला कंपैरिजन तो क्या है कि मोर फंक्शनलिटी अवेलेबल करवाता है देन सर्वलेट। ठीक है, दूसरा कंपैरिजन की बात करें तो इजियर टू मेंटेन देन सर्वलेट। क्लियर है इतना, यानी कुल मिला के मोर फंक्शनलिटी के साथ में एडवांस वर्जन के रूप में हमारे पास में जेएसपी अवेलेबल हुआ है। यानी सर्वलेट टेक्नोलॉजी का एडवांस वर्जन कौन है, हमारा जेएसपी, जावा सर्वर पेज। और कौन कौन सी फंक्शनलिटी इसमें इंक्लूड की गई है, तो पहला इंक्लूड है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, दूसरा है JSTL, इनको आगे कवर करेंगे, 1 बाय 1 कवर करेंगे। JSTL JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरीज का यूज किया गया है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कि JSP में कुछ HTML टैग्स और JSP टैग्स को यूज करके एक JSP पेज को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दोनों टैग्स जब हम यूज करते हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इस सर्वलेट पेज को यानी JSP पेज को मेंटेन करना इजी हो जाता है देन सर्वलेट। सर्वलेट में ये काम थोड़ा सा टफ था, बिकॉज वी कैन सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि हमारे लिए इजी क्यों है, इसका मतलब है कि सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम HTML टैग्स को अलग लिख सकते हैं, JSP पेज को अलग क्रिएट कर सकते हैं। अब ये सेपरेशन हो गया है, दोनों का क्या हो गया है, HTML टैग्स का और JSP टैग्स का सेपरेशन पेज, अलग अलग डिफरेंट पेज। इसको आप बोल सकते हैं, आप जैसे कोई एक पेज बनाया आपने index.html नाम से, ठीक है, यहां पर कोई पेज बना रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल ले लिया आपने index.jsp, तो यहां पर आप देख रहे हैं, इसका मतलब अगर आपने किसी पेज में JSP टैग का यूज किया गया है, तो JSP जावा सर्वर पेज आपने क्रिएट किया है, तो आपको उसका एक्सटेंशन नेम रखना पड़ेगा .jsp यानी जावा सर्वर पेज। अगर आपने ओनली HTML टैग्स का यूज किया गया है तो आपने को उसका एक्सटेंशन जो फाइल है उसका नेम रखना पड़ेगा .html। इसका मतलब आप दो डिफरेंट सेपरेट फाइल का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट प्रोवाइड सम एडिशनल फीचर्स, और कुछ एडिशनल फीचर्स इस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं किसमें, JSP में। तो अभी हमने आपको बताया है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, तो वही यहां पर एक्सप्रेशन लैंग्वेज और कस्टम टैग्स। कस्टम टैग्स का मतलब होता है आप अपने खुद के टैग्स क्रिएट कर सकते हैं। कस्टम टैग्स यानी अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू यूजर या अकॉर्डिंग टू नीड।
यहां पर कस्टम टैग्स का भी यूज किया जाता है। अगर आपसे पूछे कि कौन पहली फंक्शनलिटी किसमें, जेएसपी में, जो किसमें नहीं है, सर्वलेट में नहीं, ठीक है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज नहीं है सर्वलेट में, जबकि इसमें है। दूसरा, जेएसटीएल की फंक्शनलिटी, जावा सर्वर पेज स्टैंडर्ड टैग की फंक्शनलिटी अवेलेबल नहीं है। स्टैंडर्ड टैग तो अवेलेबल है ही है, उसके साथ में ये कस्टम टैग की फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाता है, ठीक है। इनके बारे में अलग अलग हम एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। अभी केवल इंट्रोडक्शन पार्ट के फॉर्मेट में हम इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका जो हेडिंग है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जावा सर्वर पेज। जावा सर्वर पेज के बारे में बात कर रहे हैं अभी हमने, ठीक है। तो यहां पर जावा सर्वर पेज और एज नॉर्मली कॉल्ड जेएसपी, नॉर्मली इसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, जेएसपी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, जेएसपी बोल सकते हैं, ठीक है। आपने इसको क्या बोला, जेएसपी बोला, इज ए जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। अब यहां पर हमने इसको कहा है जेएसपी, यानी जावा सर्वर पेज, यानी कुल मिला के बात हम कर रहे हैं यहां पर, ये जो जावा सर्वर पेज है, ये जो सर्वर पेज आप बना रहे हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी है, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। आपसे अगर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पुट अप करे कि जावा सर्वर पेज यानी जेएसपी किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो वहां पर मल्टीपल टाइप की टेक्नोलॉजी आपके पास में अवेलेबल होंगी, 4 टाइप के ऑप्शंस आपके होंगे। जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी हो जाएगा आपका, वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपका ऑप्शन लिखे जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी, अगर आपको लिखे वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, तो इन दो ऑप्शन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज क्यों नहीं होना है, क्योंकि अभी आपने यहां पर आप ये सी ऑप्शन, ये मान लेते हैं ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, और ये सी ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिखेगा ए एंड बी, और डी ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दीज। तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर मैंने आपको बताया है कि यहां पर जावा सर्वर पेज का यूज करके वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और आपको जैसे ही यहां पर दिखेगा वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, यानी वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। बट वेब एप्लीकेशन तो बहुत सारी लैंग्वेज में क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके कर सकते हैं। वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी में हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हैं, बट हम जावा सर्वर ओनली जेएसपी की बात करते हैं, तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी, जावा बेस्ड टेक्नोलॉजी। इसलिए आपका ये जैसे ही ऑप्शन हटेगा वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी, आपका सी ऑप्शन ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्लियर है इतना, पवन क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट सिंप्लीफाइज दैट डेवलपिंग ऑफ डायनामिक वेबसाइट्स। अभी आपको मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया था कि वो एमसीक्यूज में बताया था कि डायनामिक वेबसाइट्स आप बनाते हैं, इसके थ्रू क्या बनाते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं। कौन सी वेबसाइट बनाते हैं, डायनामिक वेब पेजेस। तो वहां पर मैंने लिखा था, तो वहां पर क्या लिखा था, डायनामिक पेजेस। ऑप्शन में क्या था, डायनामिक पेजेस। तो डायनामिक पेजेस को हम यहां पर कंफ्यूज किया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि डायनामिक पेज, जैसे ही आप डायनामिक वर्ड को पढ़ेंगे आपके समझ में आएगा कि वेबसाइट बना रहे हैं। क्लियर है। लेकिन यहां पर ये कंफ्यूज किस टाइप का पेज, कौन सा पेज, हमें क्लियर नहीं किया गया है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहां पर वेब जो है वो लिखा हुआ आना चाहिए। साइट्स, वेबसाइट्स भी लिखी, अगर वेबसाइट लिखा हुआ है तब भी सही है, वेब लिखा हुआ है तब भी सही है। तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा वेब एप्लीकेशंस, डायनामिक वेबसाइट्स ऑप्शंस, दोनों ऑप्शंस को आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इट इज ए टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप्ड की गई है किसके थ्रू, यहां पर ये आपसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो जेएसपी टेक्नोलॉजी है वो किसके थ्रू डेवलप की गई है, तो वो डेवलप की गई है सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू। अब सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू कब, इन 1999 में, 99 में। तो ईयर भी आपसे पूछा जा सकता है, कौन सी
कंपनी है उसके थ्रू डेवलप किया गया है, सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू 1999 में जेएसपी टेक्नोलॉजी को यूज किया गया है, डेवलप किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सन माइक्रो सिस्टम की, तो सन माइक्रो सिस्टम ने ही आपका जो जावा का है वो डेवलपमेंट किया है। ठीक है, और जावा जो कोर जावा का डेवलपमेंट हुआ वो 1995 में आया है, जो फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो हम बात करें यहां पर जावा के लिए तो 1995 में। ठीक है, और यहां पर 1999 में सन माइक्रो सिस्टम के कंपनी के इंजीनियर्स ने ही इस जेएसपी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो यहां पर ये क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, जहां जहां मैंने कलर चेंज किए वहां वहां पर आपके एमसीक्यूज के फॉर्मेट में क्वेश्चंस, आपको ये स्लाइड्स, आपको ये कंटेंट सारा अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेएसपी पेज और एचटीएमएल पेजेस। हमने आपको बताया कि जेएसपी पेजेस में आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टाइप के टैग्स यूज करते हैं। मल्टीपल टाइप्स के टैग्स यूज करने का मतलब क्या है कि आपने यहां पर जो टैग्स यूज करने हैं, टू टाइप्स के टैग यहां पर यूज कर सकते हैं, फर्स्ट एचटीएमएल टैग, दूसरा जेएसपी टैग। तो यहां पर जो एचटीएमएल टैग का यूज कर रहे हैं तो जेएसपी पेज को आप क्या कह सकते हैं, एचटीएमएल पेज भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जेएसपी पेज बाकी ज्यादा कुछ नहीं होता है, जेएसपी पेज एचटीएमएल पेजेस का ही एडवांस वर्जन है, विथ किसके साथ में, एम्बेडेड कोड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड, जो भी हमने कोड राइट किए हैं, जो हमें नीड है उस कोड के साथ में हमने किसको ऐड किया है, एचटीएमएल टैग को ऐड किया है। इसलिए हम जेएसपी पेज को हम एचटीएमएल पेज से डिनोट कर सकते हैं। दैट अलाउज टू एक्सेस डेटा फ्रॉम जावा कोड रनिंग ऑन द सर्वर। यानी ये जो एचटीएमएल पेज है ये हमें अलाउ करता है किसके, डेटा को एक्सेस करने के लिए, कहां से, जावा कोड, जावा के कोड को रनिंग करने के लिए, यहां पर कहां से, सर्वर से। यानी ये मेरा कोई सर्वर है, इस सर्वर पर मेरा कोई डेटा रखा हुआ है, इस डेटा को मैं क्या करना चाहता हूं, एक्सेस करना चाहता हूं। इस डेटा को मैं क्या करना चाह रहा हूं, एक्सेस करना चाह रहा हूं। तो इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, जावा कोड यूज करूंगा। इस डेटा को एक्सेस करने के लिए मैं जावा को कोड को यूज करूंगा, किसके साथ में, विथ एचटीएमएल टैग्स के साथ में, एंड किसके साथ में, जेएसपी टैग के साथ में। अभी एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से आप एक सर्वर से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो एचटीएमएल पेज जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हमारे पास में जो भी वेबसाइट्स है उसके कंटेंट को हमें डिस्प्ले करवाता है, विद द सीएसएस हम उसके डिजाइनिंग लेआउट को तैयार करते हैं। ठीक है, बट बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, जो भी हमारी वेबसाइट पे कंटेंट हमने अपडेट किया है वो सारा का सारा कंटेंट अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो वहां पर एचटीएमएल कोड का यूज करते हैं। इसी टाइप से हम सर्वर पर जो भी कोड है, सर्वर पर जो भी कोड है उसको अगर हमें डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेएसपी पेजेस का यूज करना पड़ेगा। और जेएसपी पेजेस किसका इंक्लूड है, एचटीएमएल और जेएसपी टैग्स का इंक्लूजन है। ठीक है, इन दोनों को इंक्लूड करके हमने एक जेएसपी पेजेस सर्वर बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप किया है 1999 में सन माइक्रो सिस्टम के थ्रू। अब ये क्या फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, तो ये फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है कि जो भी डेटा हमारा किसी पर्टिकुलर सर्वर पर रखा हुआ है, अगर उस डेटा को मुझे एक्सेस करना है तो हम जावा कोड के साथ में, यानी कोर जावा के कोड के साथ में हमें एचटीएमएल और जेएसपी टैग का यूज करके उस डेटा को इजीली हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ, कोई दिक्कत है? पवन बेटा आपको समझ में आ रहा है? आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट बढ़ूं आगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएसपी कंटेंट्स एंड एक्सटेंशन। जो जेएसपी का जो एक्सटेंशन, जो जेएसपी फाइल आपने बनाई है, ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो भी जेएसपी आपने फाइल बनाई है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो जेएसपी फाइल को एक्सटेंशन होगा .jsp। आपने अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर कोई फाइल है, ठीक है, आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं तो उस फाइल के अंदर जो टैग्स हैं वो यूज किए गए एचटीएमएल टैग, तो आप उसमें यहां पर HTML.html लगा सकते हैं। आप कोई फाइल बना रहे हैं उसमें जेएसपी टैग्स का यूज किया गया है
तो यहां पर डॉट जेएसपी आएगा। तो आपसे यहां पर क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जेएसपी का जो एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन नेम है वो क्या होगा। तो यहां पर आपका ऑप्शन होगा, फर्स्ट ऑप्शन HTML, बी ऑप्शन होगा आपका डॉट जेएसपी, सी ऑप्शन होगा ए एंड बी, और डी ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। पवन आप बता सकते हैं बेटा इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन है आपका HTML डॉट HTML, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉट जेएसपी, तीसरा ऑप्शन है ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। पवन चैट बॉक्स में आप, वेरी गुड, डॉट जेएसपी। यहां पर ओनली आपका आंसर होगा डॉट जेएसपी, डॉट जेएसपी। अब यहां पर ऑप्शन सी आपको एलिमिनेट करना है। कैसे करना है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर हम बात कर रहे हैं जेएसपी, एचटीएमएल पेजेस का भी यूज करते हैं, एचटीएमएल टैग का भी यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? एचटीएमएल टैग का यूज करते हैं। बट बेटा हम बात कर रहे हैं कि एचटीएमएल टैग का यूज करने के बाद भी हम इसको इजी टू मेंटेन होता है, इजियर टू मेंटेन होता है किसके? सर्वलेट के। तो क्यों होता है? उसका रीजन यह है कि सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट होता है, इसका सेपरेट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। यानी कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कि HTML फाइल अलग बनेगी और JSP फाइल अलग बनेगी। ठीक है, तो यहां पर HTML फाइल के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि JSP का कौन सा एक्सटेंशन है वो कंटेन करके रखता है, तो वो डॉट JSP। यहां कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। HTML फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं बट HTML कोड के लिए, JSP कोड के लिए कौन सा फाइल एक्सटेंशन होगा? डॉट JSP। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेएसपी प्रोवाइड्स, और क्या प्रोवाइड करवाता है? सेपरेशन ऑफ। जेएसपी हमें प्रोवाइड करवाता है यहां पर हम बात करने वाले हैं जेएसपी प्रोवाइड्स सेपरेशन ऑफ एचटीएमएल प्रेजेंटेशन लॉजिक। यानी कुल मिला के बात हम करें कि जेएसपी में जेएसपी टैग्स का तो यूज होता ही होता है, उसके साथ में एचटीएमएल टैग्स का भी यूज होता है। और एचटीएमएल टैग का यूज करके हम क्या करते हैं? एक अलग सेपरेट प्रेजेंटेशन लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, जिसको हम एचटीएमएल प्रेजेंटेशन लॉजिक कहते हैं। एचटीएमएल प्रेजेंटेशन लॉजिक का मतलब होता है कि जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करवाना होता है वो डेटा जावा कोड के साथ में हम एचटीएमएल कोड को यूज करते हैं, और उस कोड को यूज करके जो भी लॉजिक हम लगा रहे हैं उस लॉजिक के अकॉर्डिंग हम ड्यू रखते हैं, और फिर हमारा जो भी सर्वर पर डेटा है वो एक्सेस हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कहां से? फ्रॉम द एप्लीकेशन लॉजिक। कहां से? जो भी हम HTML प्रेजेंटेशन लॉजिक का यूज करते हैं वो कहां से यूज करते हैं? एप्लीकेशंस लॉजिक। एप्लीकेशंस लॉजिक का मतलब हम कौन सी एप्लीकेशंस बना रहे हैं? वेब एप्लीकेशन। तो जो भी लॉजिक हमारे होंगे वो किसी पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड होंगे। यानी हमारी जिस तरीके की प्रॉब्लम है उसी तरीके से हमने जेएसपी के लिए वेब एप्लीकेशंस को जिस तरीके के यूज करना है उसी तरीके की हमारे पास में प्रॉब्लम्स होगी, उसी तरीके के हम लॉजिक रखेंगे, और वो लॉजिक होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड लॉजिक। और उन एप्लीकेशन बेस्ड लॉजिक से हम क्या करते हैं? एचटीएमएल प्रेजेंट करते हैं। और एचटीएमएल कोड कुछ नहीं होता है, जो भी हमारा डेटा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है। किसको? यूजर को, क्लाइंट को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो गया है। बेटा यहां पर किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। पवन, जावा स्क्रिप्ट सीएसएस भी एम्बेडेड कर सकते हैं ना सर? हाँ बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस भी आप यूज कर सकते हैं। और जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस तो यूज होता ही होता है। आप जब सर्वर की बात करते हैं तो सर्वर पर कोई भी वेब टेक्नोलॉजी आपको अगर प्रेजेंट करना है तो उसके लिए एचटीएमएल और सीएसएस तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके बिना आप एक अच्छे वे में अपना डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? आप जब कोई भी वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं, कोई वेबसाइट्स बनाते हैं, तो उसके लिए आपको उसका स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जावा स्क्रिप्ट और सीएसएस का यूज करना होता है। ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर सिलेबस की बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामर के एमसीक्यूज की बात करते हैं,
तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एडवांटेज ऑफ जेएसपी ओवर सर्वलेट। हमने अभी आपको बताया कि जो जेएसपी है वो एडवांस वर्जन है किसका, सर्वलेट का। तो हम यहां पर बात करने वाले हैं कि सर्वलेट का एडवांस वर्जन है तो क्या क्या एडवांटेज हैं जो हमें सर्वलेट में नहीं है और जेएसपी में अवेलेबल करवाए गए हैं, जिसकी वजह से हमने सर्वलेट का यूज करना बंद कर दिया है और अब यूज कर रहे हैं मैक्सिमम किसका यूज कर रहे हैं, जेएसपी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सर्वर पेजेस क्रिएट करने के लिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एडवांटेज हैं जो हमें फंक्शनलिटी, मोर फंक्शनलिटी अवेलेबल करवाते हैं किससे, सर्वलेट के। तो यहां पर हम बात करते हैं मैनी एडवांटेज ऑफ जेएसपी ओवर द सर्वलेट। कुछ यहां पर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं एक्सटेंशन टू सर्वलेट। सबसे पहले हम यही तो बात कर रहे हैं कि जो जेएसपी वर्जन है वो एक्सटेंशन वर्जन है किसका, सर्वलेट का। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या हो गया, जेएसपी टेक्नोलॉजी इज द एक्सटेंशन टू सर्वलेट टेक्नोलॉजी। जेएसपी एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है बट ये सेम वर्क करता है, यानी जेएसपी टेक्नोलॉजी में वो सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी अवेलेबल है जो सर्वलेट टेक्नोलॉजी में है, बट एडवांस कुछ एक्सटेंड वर्जन के साथ में, कुछ अपडेट वर्जन के साथ में, कुछ मोर फंक्शनलिटी के साथ में जेएसपी को यहां पर लाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वी कैन यूज ऑल फीचर्स ऑफ द सर्वलेट इन जेएसपी। अभी मैंने आपको बताया कि वो सारे फीचर्स जो सर्वलेट में दिए गए हैं, इंक्लूड है, वो सारे के सारे फीचर्स ऑलरेडी किसमें इंक्लूड है, जेएसपी में। और हमेशा बेटा ध्यान रखना बात को कि ऐसा कोई भी टेक्नोलॉजी जो किसी के टॉप पर बना है, ठीक है, यानी कोई अपडेट वर्जन आया है तो यानी जो प्रीवियस वर्जन है उसकी सारी फंक्शनलिटी उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होगी। और अपडेट वर्जन का मतलब होता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब होता है एडवांस, यहां पर हम पढ़ भी रहे हैं एडवांस जावा, आपने कोर जावा में कंसेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन उसको यूज कर रहे हैं हम एडवांस जावा में। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जब भी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आती है तो जो प्रीवियस टेक्नोलॉजी है उसके सारे फीचर्स उसमें ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं विद द एडवांस फीचर्स के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने आपको बताया कि वो सारे फीचर्स इंक्लूड होते हैं जो किसमें होते हैं, सर्वलेट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन एडिशन टू वी कैन यूज इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो अब एडिशन, वो सारे फीचर्स तो इंक्लूड है ही है, उसके साथ में ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो यहां पर इंक्लूड किए गए हैं किसमें, जेएसपी में। तो कुछ फीचर्स यहां पर हमने बताए हैं, यूज इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं। इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट 9 ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इनके बारे में भी हम अलग से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्री डिफाइंड टैग्स, प्री डिफाइंड टैग्स स्टैंडर्ड टैग्स होते हैं जो ऑलरेडी हमारे पास में जेएसपी में लाइब्रेरी में अवेलेबल करवाए गए हैं, जो पहले से ही डिफाइन है, लेकिन इसके साथ में हम कुछ कस्टम टैग का भी यूज कर सकते हैं। अभी प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको यह डिस्कस किया था कि प्री डिफाइंड टैग तो होते ही होते हैं, उसके साथ में कुछ कस्टम टैग भी आप डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है हमारा एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यानी एक तरीके से कोई भी डेटा को एक्सप्रेशन करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हम कर रहे हैं, नया कोड हमने राइट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इससे अब फायदा क्या है। इसका फायदा यह है कि दैट मैक्स जेएसपी डेवलपमेंट इजी, यानी जावा सर्वर पेज को डेवलप करना हमारे लिए आसान हो गया एज कंपैरिजन सर्वलेट। अगर सर्वलेट की बात करें तो ये सारे फीचर सर्वलेट में नहीं है, लेकिन जेएसपी में बात करें तो जो फीचर्स सर्वलेट में हैं वो सारे के सारे फीचर्स किसमें हैं, जेएसपी में हैं। ठीक है, उसके एडिशन में कौन कौन से फीचर्स हैं तो आप बता सकते हैं, इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स, प्री डिफाइंड टैग्स, एक्सप्रेशन लैंग्वेज और कस्टम टैग्स का यूज भी जेएसपी में किया गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा जो एडवांटेज है। अब ये तो बात होगी एक्सटेंशन, तो यहां पर अब क्वेश्चन कैसे पुटअप हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जेएसपी में कौन कौन से फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो उनमें से 3 फीचर्स तो है, जेएसपी का फीचर पूछ सकता है, 3 फीचर्स तो वो डाल देगा 3 ऑप्शन में, किसका, सर्वलेट का, और चौथा फीचर्स आपको डाल देगा किसका, जेएसपी का। और एक 5वां ऑप्शन अगर देगा, या 2 ऑप्शन तो दे देगा किसके, आपके सर्वलेट के फीचर्स, तीसरा ऑप्शन दे देगा किसका, जेएसपी का फीचर्स, और आपसे पूछेगा जेएसपी का फीचर्स कौन सा है, और एक चौथा ऑप्शन खतरनाक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे के सारे, ए बी सी एंड डी।
तो इसका मतलब क्या है, हमने आपको यहां पर बताया कि सर्वलेट के सारे फीचर्स किस में इंक्लूड है, जेएसपी में इंक्लूड है। इसका मतलब अब हमारा ऑप्शन क्या हो गया है, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है इतना? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात कर, हम यही तो बता रहे हैं कि जेएसपी पेज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। JSP can easily managed because we can easily separate our business logic with presentation logic। अगर हम बात करें यहां पर बिजनेस लॉजिक की और प्रेजेंटेशन लॉजिक की, तो यहां पर सबसे पहले फीचर्स की बात करते हैं तो सेपरेट पेजेस क्रिएट करते हैं, सेपरेट टैग्स का यूज करते हैं, HTML और हमारा JSP टैग। तो इसलिए इजीली मैनेज हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इजीली सेपरेट अवर बिजनेस लॉजिक विथ प्रेजेंटेशन लॉजिक। जो भी हमारा बिजनेस आइडिया है, यानी बिजनेस आइडिया का मतलब प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो भी हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को इजीली हम अपने तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? जेएसपी की हेल्प से। तो इसलिए इजी हो जाता है, हमें कोई बहुत भयंकर लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत नहीं होती है। आपके कुछ बिजनेस आइडिया है, बिजनेस लॉजिक है, उन बिजनेस लॉजिक्स को आप डायरेक्टली प्रेजेंट कर सकते हैं थ्रू द जेएसपी। उसमें काफी सारे चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन सर्वलेट टेक्नोलॉजी वी मिक्स ओवर बिजनेस लॉजिक विद द प्रेजेंटेशन लॉजिक। अब सर्वलेट टेक्नोलॉजी में क्या है, कंफ्यूजन क्यों हुआ हमें? क्योंकि जो भी बिजनेस लॉजिक्स है उसके साथ में प्रेजेंटेशन लॉजिक्स को हमने क्या कर दिया है, मिक्सअप कर दिया है। तो इससे कंफ्यूज होता है डेटा को प्रेजेंट करने में, हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फाइंड करने में। ठीक है, यहां पर क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, बिजनेस लॉजिक अलग सेपरेट कर दिया, उन्हीं बिजनेस लॉजिक्स को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, जेएसपी में। समझ में आया नहीं है? ठीक है, बट यहां पर हम बात करते हैं सर्वलेट टेक्नोलॉजी में क्या होता था। तो सर्वलेट टेक्नोलॉजी में होता था कि जो भी बिजनेस आइडिया थे, जो भी बिजनेस लॉजिक की प्रॉब्लम्स थी, वो सारे के सारे हमने प्रेजेंटेशन, यानी जिस यूजर को हम देना चाह रहे हैं उसके साथ में उसको कनेक्ट करवा दिया, जिससे मिक्सअप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फास्ट डेवलपमेंट एज कंपैरिजन सर्वलेट टेक्नोलॉजी, जेएसपी टेक्नोलॉजी फास्ट है। ठीक है, कैसे हैं? नो नीड टू रिकंपाइल एंड रीडिप्लॉय। सर्वलेट टेक्नोलॉजी में जब बार बार आप कोई अपडेट करते हैं तो आपको उस प्रोग्राम को रिकंपाइल करना पड़ता है, कंपाइलेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, उसको रीडेवलपमेंट करना पड़ता है, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ता है। बट यहां पर हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो रिकंपाइल और रीडिप्लॉयमेंट में जो टाइम प्रोसेस, टाइम कंज्यूम होता है, वो टाइम यहां पर नहीं लगता, जिससे हमारा जो वेब पेज है वो क्या हो जाता है, इजीली यूजर को प्रोवाइड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब है कि एक फास्ट डेवलपमेंट है, हमें बार बार रिकंपाइल और रीडिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ जेएसपी पेज इज मॉडिफाइड। यदि हम कोई जेएसपी पेज क्रिएट कर रहे हैं और उसको हमने मॉडिफाई किया है, वी डोंट नीड टू रिकंपाइल एंड रीडिप्लॉय द प्रोजेक्ट। अभी मैंने आपको इसी लाइन से आपको समझाया है मैंने कि आपने कोई एक वेब पेज बनाया। ठीक है, आपने एग्जाम्पल के थ्रू हम जा रहे हैं, आपने कोई एक वेब पेज बनाया। ठीक है, मान लेते हैं ये मैंने एक वेब पेज बनाया। ठीक है, यहां पर मैंने न्यू फीचर्स या न्यू अपडेट मैंने ऑप्शन डाला है। ठीक है, अगर मैं सर्वलेट टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, इसमें न्यू अपडेट में मैंने लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 कुछ अपडेट्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट टेक्नोलॉजी। तो मुझे जब भी इसमें कुछ अपडेट करना होगा तो दोबारा से मेरा पूरा कंप्लीट जो वर्क है उसको रिकंपाइल करना पड़ेगा, रीडिप्लॉयमेंट करना पड़ेगा। बट अगर मैं जेएसपी टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, जेएसपी टेक्नोलॉजी का यूज करता हूं, तो मैं चाहे जितने इसमें अपडेट कर दूं, चाहे जितने मॉडिफिकेशन कर दूं, चाहे जितने मॉडिफिकेशन कर दूं, मुझे दोबारा से रिकंपाइल और रीडिप्लॉयमेंट की प्रोसेस नहीं यूज करनी। तो इसलिए हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो जाता है, फास्ट वर्क करता है, इजीली मेंटेन हो जाता है।
ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं द सर्वलेट कोड नीड्स टू बी अपडेट, यानी सर्वलेट कोड जब आप राइट करते हैं तो उसको रिक्वायरमेंट है अपडेटेड एंड रिकंपाइल्ड, यानी जब भी आप सर्वलेट टेक्नोलॉजी की बात करते हैं ऐसे किए जाते हैं जिनको हमें बार बार अपडेट करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो बार बार जैसे ही आपने कोई मॉडिफिकेशन किया, कोई कोड आपने चेंज किया, तो आप उस प्रोजेक्ट को दोबारा से क्या करना पड़ेगा, कंपाइलेशन प्रोसेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इफ वी हैव टू चेंज द लुक एंड फील ऑफ द एप्लीकेशंस, यानी कुल मिला के हम बात कर रहे हैं कि सर्वलेट टेक्नोलॉजी में आपकी जो भी वेब एप्लीकेशंस है उसका लुक और फील जो है वो अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू नीड, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, तो आप अगर ने उसमें कुछ भी आपने चेंज किया तो इसका मतलब है कि आपको उसको रिकंपाइल्ड करना पड़ेगा। तो एक मेन डिफरेंस है। तो यहां पर क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि किस टेक्नोलॉजी में रिकंपाइल्ड प्रोसेस नहीं होती, समझ में आ गई है। अगर रिकंपाइल्ड प्रोसेस नहीं होती, वहां पर पहला टेक्नोलॉजी होगा सर्वलेट टेक्नोलॉजी, दूसरा टेक्नोलॉजी होगा जेएसपी टेक्नोलॉजी, और तीसरा टेक्नोलॉजी होगा ए एंड बी, और चौथा ऑप्शन होगा आपका नन ऑफ दीज। तो आपको यहां पर ऑप्शन करना है रिकंपाइल्ड प्रोसेस नहीं होती, वो किसमें नहीं होती, जेएसपी टेक्नोलॉजी में, और रिकंपाइल और रीडिप्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी वजह से इसमें जो भी डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, फास्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेस कोड देन सर्वलेट, यानी किसी सेम टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने नंबर ऑफ लाइन कोड आप सर्वलेट में राइट करते हैं उससे कम नंबर ऑफ लाइन कोड आप किसमें, उसी टास्क को कंप्लीट करने में यूज करते हैं। बहुत ही मिनिमम लाइन ऑफ कोड आप जेएसपी में राइट करते हैं तो हमें कोड भी राइट कम करना पड़ता है देन सर्वलेट। इन जेएसपी वी कैन यूज मेनी टैग्स, जेएसपी में बहुत सारे टैग्स का यूज किया जाता है, सच एज एक्शन टैग, इनके बारे में भी हमने आपसे बात करेंगे। जेएसटीएल के बारे में भी आपको बताया है, कस्टम टैग्स भी आप बना सकते हैं, प्री डिफाइंड टैग्स भी आप यूज कर सकते हैं, दैट रिड्यूस द कोड। हम मल्टीपल टाइप्स के टैग्स का यूज करते हैं जिससे हमारा जो कोड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एज कंपेरिजन सर्वलेट। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोर एवर वी कैन यूज एक्सप्रेशन लैंग्वेज, यहां पर ईएल का मतलब क्या है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। तो एक्सप्रेशन लैंग्वेज हमारे लिए जेएसपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एक्सप्रेशन लैंग्वेज की इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, तो यहां पर एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज करके इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट, जो 9 टाइप्स के इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट है उनके भी हमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इन सब का यूज करने से हमारा जो कोड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, और ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है किसमें, जेएसपी में, क्योंकि जेएसपी किसका यूज करता है, इंप्लिसिट ऑब्जेक्ट का यूज करता है, एक्सप्रेशन लैंग्वेज का यूज करता है, कस्टम टैग्स का यूज करता है, जेएसटीएल का यूज करता है, एक्शन टैग का यूज करता है, प्री डिफाइंड टैग्स का यूज करता है, जो कि सर्वलेट में अवेलेबल नहीं है। इसीलिए सर्वलेट में जब किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए जब कोड राइट किया जाता है तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा कोड हमें राइट करना पड़ता है, जबकि हम बात करते हैं किसमें, जेएसपी में, तो मैनी टैग्स का यूज करने से हमारा जो कोड है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है एज कंपैरिजन सर्वलेट। क्लियर है बेटा पवन? अगर आपका क्लियर है तो हम आगे बढ़ें, आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं अभी। नेक्स्ट एडवांटेज में हम बात कर रहे हैं जेएसपी प्रोवाइड्स एन एक्सटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। जेएसपी जो है कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें प्रोवाइड करवाता है, जिसमें सबसे पहला है ट्रैकिंग सेशंस, जितने भी सेशंस आप बनाते हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। मैनेजिंग कुकीज, जो भी वेबसाइट्स के लिए आपको कुकीज क्रिएट करनी है तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है, ये फैसिलिटी भी हमारे पास में जेएसपी में अवेलेबल होता है, इनको अलग अलग करके देखेंगे। रीडिंग एंड सेंडिंग एचटीएमएल हेडर्स, एचटीएमएल हेडर्स में जो भी कोड राइट आपने किया है उसको रीड कर सकता है, अगर मुझे दूसरे पेज को उसको सेंड करना है तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। पार्सिंग एंड डिकोडिंग एचटीएमएल फॉर्म डेटा, हम क्या कर सकते हैं, एचटीएमएल
कोई HTML एक फॉर्म बनाया है तो उसके डेटा को हम पास कर सकते हैं और उसके डेटा को हम डिकोड भी कर सकते हैं, किसके थ्रू? JSP टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट एडवांटेज है JSP इज एफिशिएंट। JSP एज कंपैरिजन सर्वलेट टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं तो हमारे लिए एफिशिएंट है, एक बढ़िया वेब एप्लीकेशंस को क्रिएट करने के लिए। क्यों एफिशिएंट है? एवरी रिक्वेस्ट फॉर ए JSP हैंडल्ड बाय ए सिंपल जावा थ्रेड। कभी भी हम बात करते हैं जब कोई रिक्वेस्ट आपको भेजनी होती है तो सिंपल जावा थ्रेड, तो मल्टी आपने थ्रेडिंग आपने पढ़ी है जावा में, कोर जावा में, ठीक है, उसी का कंसेप्ट यूज करके हम कोई भी रिक्वेस्ट होती है उसको इजीली JSP में क्या कर सकते हैं? हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं JSP इज स्केलेबल। JSP एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो स्केलेबल है, इसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं? और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इजी इंटीग्रेशन विथ अदर बैकएंड सर्विसेज, यानी डिफरेंट बैकएंड सर्विसेज है उनका यूज करके इजीली इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ रोल्स। इसमें हमने स्टार्टिंग से आपको बताया है कि जो भी फाइल्स क्रिएट होती है वो सेपरेट फाइल्स क्रिएट हम करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ रोल्स के लिए हम बात करते हैं तो एज ए डेवलपर बात करते हैं तो इजी टू मेंटेन हो जाता है। कंटेंट ऑथर, जो भी ऑथर है जिसका जो कंटेंट डाला है, ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए, वेब मास्टर्स के लिए अलग अलग इसमें सेपरेशन रोल्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं, इजी टू हैंडल कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्किटेक्चर ऑफ JSP। आर्किटेक्चर ऑफ JSP, तो आर्किटेक्चर क्या है? जावा सर्वर पेज आर पार्ट ऑफ 3 tier आर्किटेक्चर। अगर आपसे पूछे, यहां क्वेश्चन पुटअप हो सकता है अभी, यहां क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है कि जो जावा JSP जावा सर्वर पेज है ये किस आर्किटेक्चर पर डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन 1 tier, दूसरा ऑप्शन 2 tier, तीसरा ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 tier और चौथा ऑप्शन आपका हो जाएगा 4 tier। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कौन सी आर्किटेक्चर पर डिपेंड है, किसका पार्ट है? तो ये आपका ऑप्शन होगा 3 tier आर्किटेक्चर का। ठीक है, कैसे है अभी आपको समझेंगे। ए सर्वर जनरली रेफर्ड, जब भी हम सर्वर की बात करते हैं तो उसको बताया जाता है जनरली रेफर टू एज एप्लीकेशंस और वेब सर्वर। जब भी हम सर्वर की बात करते हैं हमारे माइंड में एक सर्वर आता है, तो उस सर्वर को डिफाइन करने के लिए हम कह देते हैं कि वो क्या है? एक वेब सर्वर है। क्या है? वेब सर्वर। क्योंकि सर्वर को हम समझते हैं कि सारा सब कुछ क्या है? ऑनलाइन स्टोर है। जो भी डेटा है वो डेटा स्टोर कहां होता है? ऑनलाइन। जो डेटा हमने ऑनलाइन किया है, सर्वर पर किया है, तो इसका मतलब उसमें यूज किसका हुआ है? इंटरनेट का यूज हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम उस सर्वर को क्या कह देते हैं? वेब सर्वर। अगर जनरली बात करें तो उसको वेब सर्वर कह सकते हैं, या फिर आप उस वेब सर्वर को कह सकते हैं एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन तो बहुत सारी होती है। कैसी एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन। कौन सी एप्लीकेशन? वेब एप्लीकेशन, यानी ऐसी एप्लीकेशंस जो इंटरनेट का यूज करके रन होती है, सर्वर पर डेटा स्टोरेज होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दिस सर्वर विल एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द क्लाइंट ब्राउजर एंड डेटाबेस। यानी अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर क्या है? एक मीडिएटर है। ठीक है, सर्वर क्या है? एक मीडिएटर है जो क्लाइंट ब्राउजर, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, मैं कोई क्लाइंट हूं, ठीक है, मैंने एक, मान लेते हैं कि आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन कर रखे हैं। ठीक है, आप किसी एप्लीकेशंस को क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं, किसी एप्लीकेशंस को रन करवा रहे हैं। इस एप्लीकेशंस का जो डेटा है वो स्टोर है किसमें?
डेटाबेस में। किसमें स्टोर है? डेटाबेस में। आप एक क्लाइंट है, क्लाइंट ने ओपन कर रखा है मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर, या आप गूगल क्रोम कोई भी ब्राउजर ओपन कर सकते हैं। उसमें आपने एक वेब एप्लीकेशन ओपन की है, उस वेब एप्लीकेशन का जो भी डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर है। तो दूसरा आदमी कौन हो गया? डेटाबेस। पहला आदमी कौन हो गया? क्लाइंट। यहां पर हम इसको S1 S2 नाम दे सकते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में इस क्लाइंट को ये डेटा अवेलेबल करवाने के लिए यहां पर सर्वर लगा होता है। यानी क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में जो वर्क करता है वो कौन करता है? सर्वर। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मीडिएटर कहते हैं। तो आपसे यहां पर क्वेरी हो सकती है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जावा सर्वर पेज में जेएसपी किनके बीच में होता है? तो आप सिंपली आप कह सकते हैं कोई भी जो क्लाइंट ब्राउजर होता है और डेटाबेस के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जेएसपी आर्किटेक्चर फ्लो। किस तरीके का आर्किटेक्चर फ्लो होता है? तो यहां पर 3 टियर आर्किटेक्चर समझ में आ गया। 3 टियर आर्किटेक्चर यानी पहले टियर पर कौन है? ब्राउजर, क्लाइंट ब्राउजर। दूसरे टियर पर कौन है? आपका सर्वर। और एंड पॉइंट पर कौन है? तीसरे सर्वर पे, तीसरे आर्किटेक्चर पे कौन है? आपका डेटाबेस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेएसपी आर्किटेक्चर फ्लो किस तरीके से फ्लो करता है। द यूजर गोज टू ए जेएसपी पेज। कोई भी यूजर अगर किसी वेब एप्लीकेशन का यूज कर रहा है तो यूजर इजीली कहां चला जाता है? जेएसपी पेज पे चला जाता है एंड मैक्स द रिक्वेस्ट, और वहां से क्या करता है? एक रिक्वेस्ट तैयार करता है वाया इंटरनेट। किसकी हेल्प से? इंटरनेट की हेल्प से, इन यूजर्स वेब ब्राउजर। यानी कुल मिला के बात यह है बेटा कि ये जो जेएसपी आर्किटेक्चर है वो 3 टियर आर्किटेक्चर पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि आप जब भी कोई यूजर है, ये यूजर क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, रिक्वेस्ट बनाएगा। कहां पर बनाएगा ये रिक्वेस्ट? वेब ब्राउजर पर, वेब ब्राउजर पर, ठीक है। किसके थ्रू? रिक्वेस्ट तो बनाएगा किसके थ्रू? वाया इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट तो किसी भी वेब ब्राउजर पर रिक्वेस्ट सेंड की नहीं जा सकती। फॉर एग्जांपल आपने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है और आपका जो डेस्कटॉप है, पीसी है, जो भी है, मशीन है, वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं है, तो आप किसी भी वेबसाइट को ओपन नहीं कर सकते, किसी भी वेब पेज को ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि विदाउट इंटरनेट कुछ भी रिक्वेस्ट आपकी सेंड नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, जब भी बात करते हैं रिक्वेस्ट की तो इंटरनेट का यूज होगा, और किसकी हेल्प से? वेब ब्राउजर की हेल्प से रिक्वेस्ट जाएगी। द जेएसपी रिक्वेस्ट इज सेंट। तो जेएसपी रिक्वेस्ट, जेएसपी यानी जावा सर्वर पेज, रिक्वेस्ट इज सेंट टू द वेब सर्वर। तो जेएसपी पेज, जो जिस पेज पे हमने रिक्वेस्ट बनाई है, रिक्वेस्ट क्रिएट की है, रिक्वेस्ट सेंड की है, तो जेएसपी पेज क्या करेगा? उस वेब सर्वर पर पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट आई है उसको क्या कर देगा? उस पर्टिकुलर वेब सर्वर पर सेंड कर देगा जहां से हमें डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। वेब सर्वर एक्सेप्ट द रिक्वेस्टेड डॉट जेएसपी फाइल। यानी हमने अभी आपको बताया कि जो जेएसपी फाइल है, डॉट जेएसपी का जो एक्सटेंशन फाइल नेम है वो आपका रहेगा डॉट जेएसपी। तो जो भी आपका कोड होगा, इसमें जावा कोड होगा, एचटीएमएल कोड होगा, और दूसरा आपका जेएसपी कोड होगा। ये सारे कोड होंगे, ठीक है। ये सारे कोड मिलने के बाद यहां से इस फाइल से रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो यहां पर जेएसपी रिक्वेस्ट इज सेंड टू द वेब सर्वर एक्सेप्ट द रिक्वेस्टेड जेएसपी फाइल। यानी वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को क्या कर लेगा? वेब सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। उस रिक्वेस्ट को क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा एंड पासेस द जेएसपी फाइल, और उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके पास कर देगा किसको? जेएसपी फाइल को। किसके लिए? टू द जेएसपी सर्वलेट इंजन। किसके लिए? जावा सर्वर पेज सर्वलेट इंजन के लिए। यानी जो भी आपने वेब ब्राउजर ओपन कर रखा है
वहां से जो डेटा आपको एक्सेस करना है उस डेटा की रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेगा और वापस उसको क्या कर देगा, सेंड कर देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफ द जेएसपी फाइल हैज बीन कॉल्ड द फर्स्ट टाइम। अगर आपने कोई फर्स्ट टाइम किसी जेएसपी फाइल को ओपन किया है, कॉल किया है, कॉल यहां पर क्या क्या कर रहे हैं, आप उसको कॉल कर रहे हैं, पहली बार आपने किसी जेएसपी फाइल को कॉल किया है, द फर्स्ट टाइम, देन द जेएसपी फाइल इज पार्ट, अदरवाइज सर्वलेट इज इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब यह है कि आपने अगर किसी जेएसपी फाइल को पहली बार आपने एक्सेस किया है, कॉल किया है, तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और अगर आपने पहली बार नहीं किया है तो वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, सर्वलेट पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें द नेक्स्ट स्टेप इज टू जनरेट ए सर्वलेट फॉर्म। हम बात कर रहे हैं आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो जनरेट होगा किससे, सर्वलेट से, फ्रॉम द जेएसपी फाइल। कहां से, जेएसपी फाइल से। द जनरेटेड सर्वलेट आउटपुट, अब जो भी सर्वलेट का जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो हमें मिलेगा कहां से, सेंट वाया द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू वापस मिलेगा। फ्रॉम द वेब सर्वर, कहां से, उस पर्टिकुलर सर्वर से डेटा उठाएगा और किसको दे देगा, यूजर वेब ब्राउजर को दे देगा।